हेलो दोस्तों, मैं मानवेंद्र सर स्टडी 24 एसपीएन में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आपको लोकसभा के बारे में बताऊंगा। कल मैंने आपको विधायिका और राज्यसभा के बारे में अच्छी तरह से बताया। और दोस्तों, कापी कलम लेकर तैयार हो जाइएगा और अपने प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा के बारे में अनुच्छेद 81 में बताया गया, जैसा कि कल में मैंने आपको बताया था। इसे प्रथम सदन या निम्न सदन या जनता का सदन कहते हैं, क्योंकि इसमें जनता प्रत्यक्ष रूप से वोट करती है। बात करते हैं कि लोकसभा की प्रथम बार गठन, यानी लोकसभा का प्रथम बार गठन कब हुआ। तो जो हुआ 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का प्रथम गठन हुआ, लेकिन प्रथम बैठक 13 मई 1952 को हुई। मूल संविधान में लोकसभा में कितनी सीटें थीं? सीधे क्वेश्चन आता है तो हम क्या बताएंगे, 500 सीटें थीं। लेकिन उसके बाद 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ, उसमें 25 सीटें बढ़ाई गई, यानी कितनी हो गई, 525 सीटें हो गई। फिर इसके बाद 31वां संविधान संशोधन 1973 में हुआ, लेकिन लागू कब हुआ, 1974 में। यानी जो 31वां संविधान संशोधन हुआ वो 1974 में लागू हुआ, लेकिन हुआ कब, 1973 में। इसमें सीटें कर दी गई 545। तो 545 सीटें किस प्रकार से थी, एक बार देख लीजिएगा। 530 सीटें राज्यों से, जिसमें 13 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 सीटें राष्ट्रपति मनोनीत करता, यानी 2 मेंबर जो है वो राष्ट्रपति मनोनीत करता है। आंग्ल इंडियन, यानी ऐसे भारतीय जो पहले ब्रिटिश यानी कि अंग्रेज थे और इस समय भारत में रह रहे हैं, तो उनको बोलते आंग्ल इंडियन। और मनोनीत की चर्चा अनुच्छेद नंबर 331 में की गई, यानी जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है उसका प्रोसेस दिया है अनुच्छेद 331 में। उसके बाद गोवा एवं दमन द्वीप का पुनर्गठन अधिनियम आया, यानी गोवा एवं दमन द्वीप का पुनर्गठन अधिनियम 1987 में आया। इसमें अधिकतम 552 सीटें कर दी, यानी अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं, 552, यानी 530 सीटें राज्यों से, 20 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों से, और 2 आंग्ल भारतीय बोलो या आंग्ल इंडियन। उसके बाद 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 में हुआ, तो आर्टिकल 331 को निरस्त कर दिया तथा जो मनोनीत यानी मनोनयन का तरीका था उस तरीके को समाप्त कर दिया गया। यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो जो मनोनयन का तरीका है, जो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, वो सिस्टम अब समाप्त कर दिया गया। परंतु अधिकतम सीटें अब भी कितनी है, 552 ही है। यानी कहने का मतलब जो मनोनीत करते थे वो मनोनीत का तरीका समाप्त कर दिया गया, लेकिन अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, अभी 552 ही है। वर्तमान में सीटें, यानी कि 2024 में देखें कि वर्तमान में लोकसभा सीटें कितनी हैं, तो 543, जिसमें 524 सीटें राज्यों से हैं तथा 19 सीटें केंद्र शासित प्रदेश से। यानी कि मनोनीत का तरीका तो समाप्त कर दिया गया, तो 2024 में मनोनीत का तरीका तो है नहीं, तो केवल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से ही लोकसभा सदस्य हैं।
अब बात करते हैं कि सदस्यों का चयन, यानी सदस्यों का चयन किस प्रकार से होता है। तो नंबर 1, इनका चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि इनको सीधे डायरेक्ट रूप से जनता वोट करती है। सार्वभौमिक या वयस्क मताधिकार, कहने का मतलब जो आदमी या जो लोग 18 साल या प्लस यानी 18 से ऊपर है वो ही इनको वोट करते हैं। नंबर 3, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी कि इनके लिए फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम अपनाया गया। अब ये क्या होता है, जिसको सबसे अधिक वोट मिलेगा वही जीतेगा। कहने का मतलब कोई भी चुनाव जब होता है तो उसमें 2-4 मेंबर खड़े होते हैं, 2-4 या इससे भी अधिक, तो जो उसमें जीतेगा वही इसका सदस्य बनेगा। तो सिंपल सी बात है। उसके बाद इनकी योग्यता क्या होती है, यानी सदस्य बनने की योग्यता, यानी लोकसभा सदस्य बनने की क्या योग्यता है। तो नंबर 1, वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2, उसकी आयु 25 वर्ष की हो, यानी कम से कम वह 25 वर्ष आयु का हो। राज्यसभा में आयु कितनी थी, 30 वर्ष की, लेकिन लोकसभा में कितनी आयु, 25 वर्ष की। नंबर 3, वह लाभ के पद पर ना हो, यानी कि वह लाभ के पद पर ना हो। नंबर 4, मानसिक रूप से स्वस्थ हो, यानी कि पागल वगैरह नहीं होना चाहिए, मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। कार्यकाल, पहले योग्यता के बारे में अनुच्छेद 84 में बताया गया, ये अनुच्छेद भी आप लोग साथ में याद करते चलिएगा। कार्यकाल, यानी इनका क्या कार्यकाल है, कार्यकाल के बारे में अनुच्छेद नंबर 83(2) में बताया गया। तो इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, या इससे पहले प्रधानमंत्री के कहने पर राष्ट्रपति भंग कर सकता है। यानी सपोज करो कि राष्ट्रपति ने मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया तो इससे पहले भी समाप्त हो जाएगी, तो इससे पहले समाप्त हो जाएगी, तो इसका मतलब कि उनका कार्यकाल पूरा नहीं होगा। यानी इसके बारे में अनुच्छेद नंबर 85 में बताया गया, यानी कि इससे पहले अगर कोई भंग कर देता है राष्ट्रपति तो उसके बारे में किस में बताया गया, आर्टिकल नंबर 85 में। अगर सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना हो तो हम 5 वर्ष लगाएंगे, अगर ये कंडीशन दे रखी है तो उसमें कम भी हो सकता है। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 83(2), आर्टिकल नंबर 83(2), यानी कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान एक बार में 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ा सकता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगा है, राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा अनुच्छेद नंबर 352 में की गई, यदि राष्ट्रीय आपातकाल लगा है तो राष्ट्रपति 1 साल के लिए कार्यकाल बढ़ा सकता, और राष्ट्रीय आपातकाल अगर लगा रहा तो फिर 1 साल बढ़ा सकता, फिर 1 साल, फिर 1 साल, इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है, अधिकतम 1 साल के लिए ही बढ़ा सकता है। अब देखते हैं इनका कार्य क्या है, सदस्यों का कार्य क्या है। तो इनका कार्य है विधेयकों को पारित करना, यानी कि लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनका क्या कार्य होता है, विधेयकों को पारित करना। नंबर 2, मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना, यानी इनका कार्य क्या है, मंत्री परिषद को उत्तरदायी बनाना। नंबर 3, लोकसभा सदस्यों का धन विधेयक पर एकाधिकार होता है, यानी धन विधेयक
सिर्फ लोकसभा में पहले लाया जाएगा, यानी पहले लोकसभा में लाया जाएगा, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। गण पूर्ति यानी कोरम क्या है इनका, यानी 1/10 भाग सदस्य आए तो बैठक होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि संसद में लोकसभा में 1/10 भाग सदस्य अगर आते हैं तभी संसद की कार्रवाई होगी, तभी संसद में बैठक होगी। अगर इससे कम आते हैं तो बैठक नहीं होती, इसे बोलते कोरम। फिर बात आती है आरक्षण, यानी लोकसभा में कुछ सीटें भी आरक्षित होती। तो आरक्षण के बारे में अनुच्छेद 330 में बताया गया। इसमें अनुसूचित जाति, जिसे दोस्तों बोलते हैं SC, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटें आरक्षित हैं। और अनुसूचित जनजाति, जिसे बोलते हैं ST, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 यानी 47 सीटें आरक्षित हैं। तो कुल आरक्षित सीटें अगर हमसे पूछी जाए तो कितनी बताएंगे, 131। और आरक्षण के बारे में अगर पूछा जाए कौन सा अनुच्छेद है, 330। अब देखते हैं कि लोकसभा में एक अध्यक्ष तथा एक उपाध्यक्ष होता है। मतलब लोकसभा में बहुत सारे सदस्य होते हैं, उसके बाद एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होता है, जिसका चयन कैसे होगा, लोकसभा सदस्यों द्वारा, यानी जिसका चयन लोकसभा सदस्यों द्वारा सदस्यों में से ही होगा। मतलब कहने का ये है कि लोकसभा जो सदस्य हैं वही सदस्य जो उनमें सदस्य उन्हीं में से एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष बना लेंगे। अध्यक्ष जो है वो अपना अगर त्यागपत्र देना चाहे तो उपाध्यक्ष को देगा, और उपाध्यक्ष अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो अध्यक्ष को देगा। इसके अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में अनुच्छेद 93 से लेकर 97 के बारे में बताया गया। यानी आर्टिकल नंबर 93 से 97 में अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के बारे में बताया गया। अब देख लेते हैं अध्यक्ष क्या होता है। नंबर 1, ये कास्टिंग वोट देता है। कहने का मतलब ये है कि लोकसभा में सपोज करो कोई बिल पास हो रहा और उसमें वोटिंग कराई गई और पता चला कि दोनों तरफ वोट बराबर हो गए, यानी कि दोनों तरफ वोट बराबर, तब अध्यक्ष अपना वोट डालेगा। इसे बोलते हैं कास्टिंग वोट। अध्यक्ष का जो वोट पड़ेगा तब जो है उसका फैसला होगा, क्योंकि सपोज करो 50-50 दोनों तरफ हो गए तो जी एक डाल देगा जिसकी तरफ, उधर 51 हो जाएंगे, तो इसे कास्टिंग वोट बोलते हैं। यानी कि जब अध्यक्ष वोट करता है तो वो कास्टिंग वोट देता है। नंबर 2, धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला भी यानी इसका निर्णय भी अध्यक्ष ही लेंगे। यानी कोई विधेयक पास किया संसद में, लोकसभा में कोई धन विधेयक, तो वो धन विधेयक है या नहीं इसका फैसला भी कौन लेंगे, लोकसभा अध्यक्ष लेंगे। अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन की चर्चा की है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा, तो अध्यक्ष ही करेंगे। यानी जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे वह संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। लेकिन दोस्तों संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो अगर ये क्वेश्चन आए तो राष्ट्रपति बुलाता है और राष्ट्रपति ही उसका सत्रावसान करता है। लेकिन अध्यक्षता कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष ही करेंगे, चाहे वो संयुक्त अधिवेशन हो और चाहे ऐसे सिंपल अधिवेशन हो। अब आगे देखते हैं दोस्तों। एक होता है प्रोटेम स्पीकर। अब ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है इसे भी समझ लो। प्रोटेम स्पीकर यानी जब नई लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए इसका चयन राष्ट्रपति करते हैं।
यानी कि सपोज करो नई लोकसभा बनी तो इतनी जल्दी तो अध्यक्ष बन नहीं जाएगा, तो राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर को चयनित करता है। वह प्रोटेम स्पीकर जो है सभी सदस्यों को शपथ दिलाने का काम करता है। 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर यानी जो वर्तमान में चल रही है 17वीं लोकसभा, उसके प्रोटेम स्पीकर हैं वीरेंद्र कुमार, यानी वीरेंद्र कुमार को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है डिसक्वालिफिकेशन यानी कि अयोग्यता, यानी कौन व्यक्ति योग्य है और कौन अयोग्य है। इसकी चर्चा की गई है अनुच्छेद 101 से 102 में। लेकिन कोई भी व्यक्ति अयोग्य है इसका निर्णय कौन लेगा? इसका निर्णय राष्ट्रपति लेगा। और इसके बारे में क्या बताया गया अनुच्छेद 103 में, यानी जो निर्णय लेगा उसके बारे में अनुच्छेद 103 में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अयोग्य है या नहीं। लेकिन अयोग्यता के बारे में 102 और 101 में बताया गया। लेकिन जब निर्णय लेगा, निर्णय के बारे में अनुच्छेद 103 में बताया गया। लोकसभा विशेष यानी लोकसभा के कुछ और विशेष तत्व होते हैं, वो भी देख लीजिएगा। सरकार बनाने के लिए सदैव लोकसभा में बहुमत प्राप्त करनी होती है, यानी सरकार हमेशा लोकसभा पर ही चलती है। नंबर 2, धन विधेयक। धन विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में की गई है। पहले यानी धन विधेयक जो है पहले लोकसभा में पास होता है। कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक पहले लोकसभा में पास होगा तथा फिर राज्यसभा में भेजा जाता है और राज्यसभा इसे 14 दिन तक रोक सकती है। इसके बाद स्वतः पास हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि धन विधेयक जो है वो हमेशा लोकसभा में पास किया जाता है। पहले उसे लोकसभा पास करेगी, उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाएगा। और राज्यसभा अगर चाहे कि अब इसे पास ना करे लेकिन फिर भी पास करना होगा, बस वो 14 दिन तक उसे रोक सकती है। 14 दिन तक अगर उसने पास नहीं किया तो 14 दिन के बाद वह अपने आप पास हो जाएगा। कौन? धन विधेयक। अविश्वास प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव सदैव लोकसभा में लाया जाता है, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव जो है कहाँ लाया जाएगा? सदैव लोकसभा में लाया जाएगा। दोस्तों कुछ अन्य पॉइंट है उनको भी देख लीजिएगा। नंबर 1, किसी भी चुनाव में 1/6 मत नहीं मिले तो जमानत जब्त हो जाएगी। जैसे लोकसभा का या राज्यसभा का कोई भी चुनाव है तो उसमें अगर किसी भी पार्टी को 1/6 मत नहीं मिले, 1/6 भाग अगर मत नहीं मिल रहे उसको, तो उसकी जो जमानत की राशि है जो पहले जमा की जाती है वो जब्त कर ली जाती है। नंबर 2, लोकसभा में किसी पार्टी को 1/10 भाग सीटें मिले तो उसे विपक्ष का दर्जा मिलेगा। जैसे सपोज करो कि लोकसभा में कई पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं और उसमें विपक्ष का नेता एक बनता है, तो जिस पार्टी को 1/10 सीटें मिल जाएगी कम से कम, तो उसे विपक्ष का दर्जा मिल जाएगा, यानी उसे उस पार्टी का जो है विपक्ष का नेता बना दिया जाएगा। जैसे इस समय मोदी जी की सरकार है तो विपक्ष का नेता कौन है? कांग्रेस का है, क्योंकि उसे जो है 1/10 भाग सीटें मिल गई हैं, इससे अधिक भी मिल गई हैं थोड़ी बहुत, तो उसे विपक्ष का नेता बना दिया। विपक्ष के नेता को क्या सुविधाएं होती? इसे कैबिनेट स्तर का दर्जा प्राप्त होता है, यानी जो कैबिनेट मंत्री होते हैं हमारे, उसी प्रकार का इसको भी दर्जा दिया जाता है विपक्ष के नेता को। अगर कोई सदस्य 60 दिन तक बिना बताए संसद में अनुपस्थित रहा, यदि कोई भी सदस्य
बिना बताए 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रहा तो लोकसभा अध्यक्ष उसे हटा सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति संसद में यानी लोकसभा अध्यक्ष को बिना बताए 60 दिन तक नहीं आया तो लोकसभा अध्यक्ष उसे हटा सकता है। यानी यह फैसला लोकसभा अध्यक्ष ही लेगा। नंबर 4, लोकसभा अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के सभी सदस्य प्रस्ताव पारित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हमें हटाना है, यानी कि लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है, तो इसके लिए प्रस्ताव कहाँ पारित होगा? लोकसभा में ही पारित होगा। और लोकसभा के जो सब अध्यक्ष सभी सदस्य हैं वो अगर प्रस्ताव पारित करते हैं तभी लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। अब दोस्तों देख लीजिए कि प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। यानी जब लोकसभा का गठन हुआ तो प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो जीवी मावलंकर, जो 1952 में बने थे। यानी जब गठन हुआ लोकसभा का उसी समय जीवी मावलंकर प्रथम अध्यक्ष बनाए गए। फिर क्वेश्चन आता कि प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी, यानी प्रथम लोकसभा महिला अध्यक्ष मीरा कुमार, जिनको 2009 में बनाया गया। और सेकेंड महिला भी पूछ सकता कभी बार कि दूसरी लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी? तो थी सुमित्रा महाजन, जिन्हें 2014 में यानी 2014 से 2019 तक बनाया गया। फिर क्वेश्चन करंट का भी पूछ सकता है कि वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इस समय ओम बिरला है। 2024 में कौन है? ओम बिरला। तो दोस्तों आज मैंने लोकसभा के बारे में फुल डिटेल से आपको बताया और ये मेरी क्लास नंबर 8 थी, यानी इंडियन पॉलिटी की क्लास नंबर 8। तो इसको आप देखिएगा अच्छे से और पूरी क्लास देखिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और आप अपने नोट्स अच्छे तरह से बनाते रहिएगा। अगर हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक अवश्य कीजिएगा और दोस्तों अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।